तो नमस्कार आप सभी को। पिछले वीडियो में हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ये समझा था कि एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स है क्या, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है। अब आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सिस्टम को पढ़ेंगे कि कितने थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद हम एक टॉपिक और कवर करेंगे जो कि होगा प्योर सबस्टेंस, यानी प्योर सबस्टेंस जैसे वाटर मान लीजिए, उसमें कितने फेसेस होते हैं, सबकूल्ड वाटर क्या है, सबकूल्ड लिक्विड क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड क्या है, सैचुरेटेड वेपर क्या है। इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पिछला पार्ट रह गया था, जो पिछले पार्ट में रह गया था उससे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे सिस्टम। तो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम होते हैं तीन तरह के। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब सबसे पहले समझिए है क्या ओपन सिस्टम का, क्या मतलब है, क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है। तो दो चीजों का ट्रांसफर होता है, किसी भी चीज से मास और एनर्जी। तो सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम वो है जिससे सिस्टम से सराउंडिंग में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। मींस मान लीजिए रिवर है, तो रिवर ओपन है, उसमें से वेपराइजेशन होता है कंटिन्यूअस, मास भी रिलीज होती है, एनर्जी भी रिलीज होता है। या मान लीजिए कोई चाय का या बॉइलिंग वाटर का कप है, तो अब वो ओपन है, अब उस कप में से वेपर्स भी निकल रहे हैं और साथ में एनर्जी हीट भी ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा क्लोज सिस्टम। अब उसी चाय के कप को मैं किसी चीज से ढक दूं, किसी प्लेट से ढक दूं, तो हीट तो रिलीज होगी, मीन्स एनर्जी तो ट्रांसफर होगा, बट मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि जो वेपर निकलेंगे वो कंडेंस होकर वापस आ जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो लेकिन मास ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। और अब मान लीजिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो, उसी चाय को मैं किसी आइसोलेटेड थर्मल फ्लैश में रख दूं जो कि पूरी तरह से इंसुलेटेड हो, तो ना तो उससे आसानी से एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, ना मास ही ट्रांसफर होगा। तो उसको हम एक तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। तो क्या हुआ, ओपन सिस्टम जिसमें बोथ बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर हो, जिसमें बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर हो। क्लोज सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो। और तीसरा सिस्टम हुआ आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना मास ट्रांसफर हो और ना एनर्जी ट्रांसफर हो, दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर ना हो। ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब तो ओपन सिस्टम वो जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो, क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो बट मास ट्रांसफर ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें न मास ट्रांसफर हो ना एनर्जी ट्रांसफर हो। तो इसका एग्जांपल हुआ ओपन सिस्टम का बॉइलिंग पॉट और रिवर, इनमें से मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम का सील्ड हॉट वाटर कंटेनर, सील्ड है तो उसमें से हीट तो ट्रांसफर होगी लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। हॉट वाटर बैग ये भी चोट वगैरह में के लिए यूज होते हैं। तो हॉट वाटर डेस्क में भी मास तो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है जिससे सिकाई होती है शरीर की, बट एनर्जी तो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती है बट मास ट्रांसफर नहीं हो पाता। सेम आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मींस जो एक इंसुलेटेड थर्मल फ्लैश, हालांकि आइडियली आइसोलेटेड कुछ भी नहीं होता बट इंसुलेटेड थर्मल फ्लैश है, इसमें कहते हैं ना मास ट्रांसफर होगा ना हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बाद अब हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसकी फिक्स केमिकल कंपोजिशन हो, या फिर फिक्स केमिकल कंपोजिशन के भी कह सकते हैं, या फिर जो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब किसी भी प्योर सब्सटेंस के पांच फेस होते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वाटर का और समझते हैं पांच फेस कैसे होते हैं और कैसे कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं।
तो सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है सबकूल्ड लिक्विड। सबकूल्ड लिक्विड यानी वाटर है, वो रूम टेम्परेचर पे है और 180 एम प्रेशर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस समय वो अपने सैचुरेशन पॉइंट से, सैचुरेशन पॉइंट यानी आप सैचुरेशन टेम्परेचर यानी आप समझ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। तो उस केस में उसको कहते हैं सबकूल्ड लिक्विड, जब वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे हो। उसके बाद हमने उसको हीट करते 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 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो वो अपने वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है और सब्सटेंस का, होमोजेनियस सब्सटेंस का अलग अलग होता है। तो जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा तो वो अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ गया। सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ गया, इसका मतलब इस केस में इसको कहेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड मींस है तो लिक्विड फेस में लेकिन वेपर के साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद हमने थोड़ा और हीट किया। तो जब हम थोड़ा हीट करते हैं तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ऐसा समय आता है जिस टाइम पे वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसको कहते हैं वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन। जब सैचुरेटेड लिक्विड से क्या आता है, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन। उसके बाद सैचुरेटेड लिक्विड खत्म, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम रीजन थोड़ी देर तक रहेगा, उसके बाद वो सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा। ये भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर ही है, सैचुरेटेड वेपर भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर ही है, लेकिन उसमें क्या था, लिक्विड वेपर के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे वेपर भी, यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर तो है लेकिन ये लिक्विड के साथ भी कोएग्जिस्ट कर सकता है। फिर हमने इसको अगेन हीट करा, अब ये बन चुका है सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर मींस सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर। अब ये लिक्विड के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अब इसी चीज को हम डायग्राम में थोड़ा समझते हैं, अब वही प्योर सब्सटेंस के फेस को हम थोड़ा डायग्राम पे समझते हैं। जब नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 180 एम प्रेशर था, तो वाटर था सबकूल्ड लिक्विड। जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और उसको उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से पे पहुंचाया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने उसको पहुंचाया तो वो बन गया सैचुरेटेड लिक्विड। यानी ये लिक्विड फेस में है लेकिन वेपर के साथ भी कोएग्जिस्ट कर रहा है। अब थोड़े पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसा रीजन आ जाएगा जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों ही कोएग्जिस्ट एक साथ करेंगे। इस रीजन को कहते हैं लिक्विड प्लस वेपर इक्विलिब्रियम रीजन। आफ्टर दैट दिस सैचुरेटेड लिक्विड converted into saturated vapor. In this case, liquid is coexist with vapor, but in case of saturated vapor, vapor will coexist with saturated liquid. अब इस यहाँ क्या था, ये भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर है और ये भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर है, बट जब उससे भी ज्यादा टेम्परेचर मिला तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर मीन सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर वो बन जाता है सुपर हीटेड वेपर, यानी ये लिक्विड के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये तो था कि टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो ये जो लिक्विड प्लस वेपर रीजन है ना, ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये लिक्विड प्लस वेपर रीजन श्रिंक करता रहेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड प्लस वेपर रीजन छोटा होता जाता है। अब समझिए कैसे, यहाँ पे 180 प्रेशर था, हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ये रीजन श्रिंक हो जाएगा। फिर हमने और प्रेशर बढ़ाया, ये अगेन श्रिंक होगा। और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते रहेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लिक्विड प्लस वेपर रीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड डायरेक्ट सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये रीजन जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसका ग्राफ बनता है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए, जैसे जैसे समझिएगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए तो लिक्विड प्लस वेपर इक्विलिब्रियम रीजन श्रिंक करता गया और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि ये रीजन बिल्कुल खत्म हो गया, यानी सैचुरेटेड लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वेपर, यानी सबकूल्ड लिक्विड एक तरीके से सबकूल्ड लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड वेपर। अब इस कंडीशन को, यानी इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब आगे का जो टॉपिक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। अब जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के अगली चीजों को, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और फिर जब ये पूरा कवर हो जाएगा फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे। आप जुड़े रहिए। और अभी HRRL का एग्जाम आ रहा है
हम कोशिश करेंगे एचआरआर के एग्जाम से एक महीने पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे एचआरआर की तैयारी की जाए, कैसे उसका एग्जाम क्रैक किया जाए। अब आप पूछेंगे कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं 2024 में सीपीसीएल, एचआरआरएल, आईओसीएल और भी एक दो एग्जाम उनको क्लियर कर चुका हूं, तो शायद मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊं कि किस तरीके से आप एचआरआरएल के लिए तैयारी करें, क्या क्या आपको पढ़ना है।